अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि बेस है आपके स्पीकिंग का, राइटिंग का, लिसनिंग का और राइटिंग का। और टॉपिक है वोकैबुलरी बिल्डिंग। वोकैबुलरी क्या है? वोकैबुलरी आपके जहन में वो अल्फाज हैं, वो वर्ड्स हैं जो कि आप अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी गुफ्तगू में यूज़ करते हैं। लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो तो आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन कर पाएंगे। पहले हम देखेंगे वोकैबुलरी के कुछ डेफिनेशंस को कि वोकैबुलरी असल में कहते किसे हैं। इट्स एक्चुअली अ लिस्ट और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन योर माइंड। आपके जहन में कितने अल्फाज हैं डिपेंड करता है। आपके जहन में 200 वर्ड्स हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। जितनी आपकी वोकैबुलरी वास्ट होगी, बड़ी होगी, उतनी ही आप अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर पाएंगे। अ डिक्शनरी और लेक्सिकॉन इन योर माइंड। आपके माइंड में अपनी एक डिक्शनरी होती है। जिस तरह डिक्शनरी आप लेते हैं उसमें थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो सारे आपको मालूम नहीं होते, सारे आपको याद नहीं होते, लेकिन आपकी एक पर्सनल डिक्शनरी है जो आपके माइंड में पड़ी है। आपका एक स्टोर हाउस है जिसमें आपके पास कुछ वर्ड्स पड़े हैं, जिन वर्ड्स को आप अपनी कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। इट्स अ स्टॉक ऑफ वर्ड्स इन योर माइंड। आपके जहन में अल्फाज का एक ज़ख़ीरा है और ये ज़ख़ीरा आपको हेल्प करता है समझने में और बोलने में, लिखने में। वोकैबुलरी का फ़ायदा क्या है? अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो तो क्या फ़ायदा होगा, अगर अच्छी नहीं है तो क्या नुकसान होगा, इसको डिस्कस करते हैं। अ लार्ज वोकैबुलरी opens, broadens and expands your mind। आपके जहन में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं जिनको आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी नहीं है, आपके पास मुनासिब अल्फाज नहीं हैं, वो चाहे उर्दू में हो, पश्तो में हो या इंग्लिश में हो, अगर आपके पास मुनासिब अल्फाज नहीं है तो आप वो चीज़ प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अच्छी वोकैबुलरी आपके जहन को खोलती है, इसको वसी करती है। आप ज़्यादा बोल पाएंगे और इफ़ेक्टिवली बोल पाएंगे। कभी कभार अच्छी वोकैबुलरी आपको मुख्तसर अल्फाज में बहुत कुछ कहने का काबिल बनाती है। आपके पास कुछ ऐसी वोकैबुलरी है, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिससे आप बहुत बड़ी बात को बहुत प्रिसाइजली, बहुत मुख्तसर अंदाज में किसी को कन्वे कर सकते हैं और फिर आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हैं। लार्ज वोकैबुलरी, बड़ी वोकैबुलरी आपके जहन को खोलती है और वसी करती है। इसके अलावा स्किल्स किसी भी लैंग्वेज के जो 4 कोर स्किल्स हैं, जैसे कि स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग। आप ज़रा इमेजिन करें, इन चारों में से कौन सा स्किल ऐसा है जिसमें आपको वोकैबुलरी की ज़रूरत नहीं पड़ती या बहुत कम पड़ती है? आप खुद ही रियलाइज़ कर लेंगे कि इन चारों में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको वोकैबुलरी रिक्वायर्ड ना हो, वोकैबुलरी की ज़रूरत ना हो। चलें डिस्कस करते हैं स्पीकिंग। आप बोलना चाहते हैं, बोलने के लिए अल्फाज चाहिए, अल्फाज के लिए आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, आइडियाज़ बहुत सारे हैं, लेकिन कम्युनिकेट कैसे होंगे, कन्वे कैसे होंगे, आपको वोकैबुलरी चाहिए। स्पीकिंग के लिए आपकी वोकैबुलरी, एनहांस्ड वोकैबुलरी होनी चाहिए, अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए। इसके अलावा रीडिंग, आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई कॉलम, न्यूज़पेपर, कोई स्टोरी, कोई भी किताब आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आप थोड़े से वक्त में ज़्यादा पढ़ के समझ भी लेंगे।
लेकिन अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, आप पढ़ेंगे और बार बार स्टक होंगे। आपको एक ही पेज में 30-40 वर्ड्स मिलेंगे जिनकी मीनिंग आपको पता नहीं होगी, तो आपको फ्रस्ट्रेशन फील होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी कॉम्प्रिहेंशन प्रॉपर नहीं होगी। सो रीडिंग के लिए भी आपको अच्छी वोकैबुलरी चाहिए। नेक्स्ट, लिसनिंग। आप किसी की बात सुन रहे हैं या आप कोई रेडियो पे कोई लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, आप जो भी लिसनिंग हो, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो बार बार आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो इनएडिक्वेट होगी, वो प्रॉपर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं वो आपकी समझ में प्रॉपर नहीं आ रहे। तो जब वर्ड्स प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहे तो वंस अगेन कॉम्प्रिहेंशन आपकी इनसफिशिएंट होगी और आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। तो यहां पर भी इसके अलावा लिसनिंग में आप किसी की बात सुनकर रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर बोलने वाला स्पीकर कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करे जो आपको ना पता हो, तो क्या आप उनकी बात प्रॉपरली समझ पाएंगे? नो। अगर प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे तो फिर रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे इफेक्टिवली और प्रॉपरली? सो लिसनिंग के लिए भी आपको वोकैबुलरी की जरूरत पड़ती है। राइटिंग। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा मवाद है, मटेरियल है जिसको आप राइटिंग में लाना चाहते हैं। आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं। जिस तरह जनरली हम अपनी लैंग्वेज में, अपनी ज़ुबान में सोचते हैं फिर उसको लिखते हैं, तो अगर आप इंग्लिश में कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, आइडियाज़ बहुत सारे हैं लेकिन आपके पास सूटेबल एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी नहीं है, तो आप उनको कैसे नोट डाउन करेंगे? किस तरह किसी को राइटिंग में कन्वे करेंगे? सो राइटिंग के लिए भी आपको वोकैबुलरी की जरूरत पड़ती है। सो यहां तक बात हो गई कि वोकैबुलरी क्या है और इसकी अहमियत क्या है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू रिटेन न्यू वर्ड्स इन माइंड। आप नए अल्फाज सीखना चाहते हैं, आप सीखते तो हैं लेकिन बहुत जल्द ही वो आपके जहन से निकल जाते हैं। सो इसका आंसर मैं आपको यहां पे कोट करूंगा। एक मेमोरी कोच है मिस्टर एड कुक, वो कहते हैं कि माइंड इज अ गार्डन इन विच ईच न्यू वर्ड बिगिंस लाइफ एज अ सीड। वो कहते हैं कि जहन आपका, जो आपकी मेमोरी है, वो किसी गार्डन की तरह है, किसी बाग की तरह है। उस बाग में जो भी नया लफ्ज़ आता है वो अपनी ज़िंदगी एक बीज के तौर पे, एक सीड के तौर पे स्टार्ट करती है। तो जिस तरह अगर हम ज़मीन में कोई सीड बोते हैं, लगाते हैं, तो उसका ख्याल रखना पड़ता है। अगर उसका ख्याल रखेंगे तो वो सीड बढ़ते बढ़ते सैपलिंग और किसी प्लांट की शक्ल इख्तियार करेगा। लेकिन अगर उस सीड का ख्याल ना रखा जाए तो वो ग्रो नहीं करेगा, वो सैपलिंग नहीं बनेगा। सो आपके जहन में, आपका जहन एक गार्डन है, एक बाग है, इसमें जो भी नया लफ्ज आएगा उसको आपने बतौर सीड, बतौर बीज डील करना है। कैसे? इट नीड्स टू टेक रूट। इस सीड ने, इस बीज ने पहले जड़ पकड़नी है। जड़ पकड़ने के बाद अगर इसका ख्याल रखेंगे, इसको पानी देंगे, इसको खाद देंगे, तो ये ग्रो करेगा, वरना नहीं करेगा। सो रूट पकड़ने के बाद हमने क्या करना है? इस लफ्ज़ को हमने, इस वर्ड को हमने, इस न्यू वोकैबुलरी को हमने बार बार प्रैक्टिस में लाना है। वो प्रैक्टिस राइटिंग में हो सकती है, वो प्रैक्टिस स्पीकिंग, लिसनिंग में भी हो सकती है। सो अगर उसको प्रैक्टिस किया जाएगा उस वर्ड को, तो आप उस सीड का ख्याल रख रहे हैं, तो वो सैपलिंग और प्लांट बनेगा। अगर नहीं तो वो इट विल डाई विदाउट अटेंशन अर्ली ऑन। टाइम से पहले ही वो मुरझा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो आपका जहन किसी गार्डन की तरह है जिसमें जो भी नया वर्ड आएगा उसको आपने बतौर सीड डील करना है। सीड को अगर पानी देंगे, उसका ख्याल रखेंगे, तो वो ग्रो करेगा, नहीं तो वो मर जाएगा। इसी तरीके से हर नया आने वाला लफ्ज़ एक सीड है जिसको आपने बार बार यूज करके उसको स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रॉन्ग करना है अपने माइंड में।
सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप वाकई वर्ड्स को रिटेन करना चाहते हैं, अपने माइंड में लंबे अरसे के लिए या ज़िंदगी भर के लिए रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप सीखें। लर्न इन स्मॉल चंक्स, बिट्स एंड पार्ट्स। छोटे छोटे टुकड़ों में अल्फाज को सीखें। अगर आपका ये ख्याल है कि मैं सुबह डिक्शनरी उठाऊं, उसमें से 10 to 15 वर्ड्स को देखूं और उनको याद कर लूं, तो ये तरीक़ा कुछ हद तक तो काम करेगा, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, इफ़ेक्टिव नहीं है। आप क्या करें, आप स्मॉल चंक्स में, जैसे कि अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स 3 to 5 वर्ड्स अ डे, 3 से लेके 5 अल्फाज आप लें, लेकिन उनको सिर्फ देख के आपने उस पर रेपिटेशन नहीं करनी, उनको यूज़ करना है। उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह ढूंढने हैं कि इस लफ्ज़ का ओरिजिन क्या है, इसको हम सेंटेंस में किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इस लफ्ज़ का मुतज़ाद यानी ऑपोजिट क्या है, मतलब डिटेल में उसको समझना है। सो 3 to 5 वर्ड्स अ डे। अपने आप को ज़्यादा बर्डन करेंगे, 10 to 15 वर्ड्स अ डे लेंगे, तो उनको फिर आप प्रॉपर्ली रिटेन नहीं कर पाएंगे। अगली बात, डोंट टेक वर्ड्स फ्रॉम डिक्शनरी। सीधा सीधा डिक्शनरी से अल्फाज उठाना मेरे ख्याल से इफ़ेक्टिव तरीक़ा नहीं है। इफ़ेक्टिव क्या है, टेक वर्ड्स फ्रॉम रीडिंग। कोई किताब उठाएं, कोई अखबार उठाएं, उसको पढ़ना शुरू करें। जो आप कॉन्टेक्स्ट के साथ किसी वर्ड को समझेंगे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। आप पढ़ रहे हैं, कुछ हद तक आप समझ चुके हैं, बीच में एक लफ्ज़ ऐसा आया, एक वर्ड ऐसा आया जिसकी आपको समझ नहीं आई, तो वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जैसी आपको मीनिंग मिलेगा वो सीधा वहाँ पे फिट होगा, तो वो लॉन्ग टर्म लर्निंग आपकी हो जाएगी। तो आप सीधा डिक्शनरी से अल्फाज ना उठाएं, आप रीडिंग स्टार्ट करें और रीडिंग में बीच बीच में आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो नज़र आते हैं उनको वहाँ पर रुक कर डिक्शनरी उठाएं और उसको समझें अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, तो आपको स्ट्रेंथन्ड लर्निंग मिल जाएगी। एसोसिएट विजुअली। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिन अल्फाज को हम विजुअली एसोसिएट करते हैं, यानी जैसे कि मैंने एक लफ्ज़ सुना टेबल, डेफिनेशन मैंने समझी, मुझे पता चला टेबल जिसकी 4 टांगे होती हैं और उस पे उसके ऊपर हम चीज़ें रखते हैं। मैंने एक इमेज क्रिएट किया अपने जहन में, अच्छा टेबल ऐसा होता है। अगर मुझे कोई इमेज देखने को मिल जाए तो बेहतरीन हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी मिलता तो मैं उस वर्ड के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से अपना एक इमेज उसमें क्रिएट कर लूँ कि ये ऐसा ऐसा होना चाहिए। सो विजुअल एसोसिएशन ज़रूरी है और एक्सपर्ट्स कहते हैं इमेजेस स्टिक इन माइंड। जो इमेज होता है वो आपके जहन के साथ चिपक जाता है, यानी आपकी स्ट्रेंथन्ड लर्निंग हो जाती है। आप अच्छी तरीके से किसी लफ्ज़ को लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन कर पाएंगे। अगला जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है एक्टिव एंड फ्रीक्वेंट यूजेज। जो अल्फाज, जो वोकैब्युलरी आपने अभी तक गेन की है उसका फ्रीक्वेंटली यूज़ करें। यूज़ करने से क्या होगा कि ये जो अल्फाज का ज़ख़ीरा है ये वक्त के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि उस लफ्ज़ को, उस वर्ड को अगर आप 2 साल बाद भी सुनेंगे तो आपको फौरी तौर पे मीनिंग की प्रॉपर समझ भी होगी और उसको आप अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट यूज़ भी कर पाएंगे। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप वोकैब्युलरी को गेन करने की कोशिश करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।